आइए आ जाइए, सब आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आपके साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं आरोप भाग 2 के बारे में। कक्षा 12वीं की जो पाठ्य पुस्तिका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने 7 चैप्टर अपने पूरे कर लिए हैं। हम 8वें चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी ओर हम उन्मुख हो रहे हैं। और इसके जो कवि हैं वो हैं फिराक गोरखपुरी। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप अपनी कॉपी किताब प्लीज़ अपने साथ लेकर बैठें, ताकि आपको जो भी सही लगे, जो भी नोट्स आपको काम के लगे, जो लाइनें आपको अच्छी लगे, आप उनको नोट करते जाएं, ताकि उनको आप अपने लिखने में, अपने भाषा प्रबंधन में प्रयोग में ला सकें। यहाँ हम बात करें फिराक गोरखपुरी की, लेकिन इसको जानने से पहले हमें क्या करना होगा? हमारे चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। गीता ई स्कूल का चैनल आपके लिए 3 प्लेलिस्ट लेकर आया है, जिसमें आपको अलग अलग कवि परिचय, पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर की सीरीज पूरी तरीके से मिल जाती है। आज जो हम बात करेंगे इस चैप्टर की, इस वाले वीडियो में हम इनका कवि परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ऐसे कवि यहाँ पर लाए गए हैं जिनकी उर्दू वाली जो शख्सियत है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। चूंकि इनका नाम भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा, फिराक गोरखपुरी, लेकिन इनका नाम फिराक गोरखपुरी नहीं है। तो करते हैं शुरू फिराक गोरखपुरी जी से। ठीक है, पाठ 8। मूल नाम देखिए, मैंने आपको कहा इनका मूल नाम है रघुपति सहाय। इन्होंने फिराक, चूंकि गोरखपुर में पैदा हुए थे तो उन्होंने अपने नाम के आगे एक उपनाम लगा लिया फिराक, और गोरखपुर में पैदा होने के कारण इनका नाम जो पड़ गया वो पड़ गया फिराक गोरखपुरी। अब ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। देख लो, जितने भी राइटर अभी तक हमने पढ़े सारे उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में भरमार है भाई। ठीक है, जन्म 28 अगस्त सन 1896 को, कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। मूल नाम, असली नाम क्या है इनका? रघुपति सहाय। शिक्षा कहाँ हुई? इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरू हुई है। ठीक है, घर पे कहानियां सुनते होंगे रामकृष्ण की, वहां से इनकी शिक्षा शुरू हुई। बाद में जो इनको शिक्षा मिली है वो मिली है अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। ठीक है, इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी, हिंदी भाषा का इतना अध्ययन नहीं किया जितना इन्होंने अरबी और फारसी किया गया। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। ठीक है, लेकिन स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने उस पद से त्याग दे दिया। यानी अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिली थी इन्हें, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने पद को त्याग दिया। 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी हुई इन्हें। ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे, क्योंकि इन्होंने 3 भाषाओं का अध्ययन किया है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भाषा के ही अध्यापक ये रहे हैं। अब सम्मान की अगर हम बात करें तो गुले नगमा, इनकी एक रचना है गुले नगमा, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, दोनों ही बड़े अवार्ड इन्हें मिले हैं, और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इन्हें मिला है। अब महत्वपूर्ण कृतियों की अगर हम बात करें तो गुले नगमा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बज़्म-ए ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, सारे नाम अरबी भाषा के, सारे नाम उर्दू भाषा के आपको इनको दिखेंगे। ठीक है, और इनका निधन होता है 1983 में। 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। ये 83 और यहाँ से 4 और ले लो तो 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। तो याद रखिएगा, मूल नाम रघुपति सहाय। ठीक है, और चूंकि गोरखपुर में पैदा हुए थे तो अपने नाम के साथ में फिराक लगा लिया, इसलिए इनका नाम फिराक गोरखपुरी प्रसिद्ध हो गया। कहाँ पर जन्म हुआ इनका? 28 अगस्त 1896 को, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। शुरुआत में जो इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई रामकृष्ण की कहानियों से ही, बाद में इन्हें अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा की क्या दी गई? तामील दी गई, शिक्षा दी गई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, लेकिन 1918 में इन्होंने उस पद का त्याग कर दिया। 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण, भाग लेने के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। इसके अलावा ये अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। कहाँ पर? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इनको जो सम्मान मिला, गुले नगमा जो इनकी रचना है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें मिला है। अब रचनाओं की बात करें तो गुले नगमा, बज़्म-ए ज़िंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल गोई, ये इनकी 4 रचनाएं हैं। और जो इनका निधन होता है वो 1983, 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इनके कवित्व की बात करते हैं कि आखिर इन्होंने किस तरीके की अपनी यहाँ पर रचनाएं की हैं। चूँकि इनकी भाषा मोस्ट ऑफ उर्दू से प्रेरित रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, उर्दू भाषा से प्रेरित रही है इनकी रचनाएं। ओहो, हमने वापस से नीला नीला कर दिया।
चले देखें, ओके ठीक है। चूंकि जैसा कि प्रथा है हर कवि की 1 या 2 लाइनें यहाँ पर दी हुई हैं, तो अब तुमसे रुखसत यानी विदा लेना, ठीक है। मैं तुमसे विदा होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, यानी गज़ल लिखने का साज यानी वाद्य यंत्र बोलते हैं, मतलब जो गज़ल लिखने का, जो गज़ल बनाने का, गाने का जो साजो सामान है, जो वाद्य यंत्र है, अब वो संभाल लो तुम आके। नए तराने छोड़ो, तुम क्या बनाओ, नए गाने गाओ, तराने यानी गाना। अब तुम नए गाने गाओ, मेरे नगमों को नींद आती है, मेरे जो गाने हैं वो थक गए हैं, वो विश्राम करना चाहते हैं, यानी मैं अब क्या है, मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो उर्दू शायरी फिर इन्होंने किस में अध्ययन किया है, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। तो उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा जो है वो रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। सूफी धारा वही है उर्दू की। अगर आप बात करें तो सूफी मतलब परलोक से या अल्लाह से या उनका जो भी आराध्य है उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा संबंध अपनी उसका बताया है। उसमें संसार की बातें इतनी नहीं की गई हैं जितनी उन्होंने परलोक से यानी अपने ईश्वर को साधने की जितनी बातें उन्होंने की हैं। तो उसमें रूमानियत होती है, यानी रूमानियत यानी अदर लोक से रहस्य होता है वहाँ पर, ठीक है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाते हैं। उसमें संसार के लोगों के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई है। नज़ीर अकबराबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत यानी इस रिवाज, इस नियम को तोड़ा, और उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। यानी इन्होंने इस जो उसकी उर्दू शायरी की जो विशेषता थी, रूमानियत, रहस्यता, उन सबको तोड़ा, ठीक है। फिराक ने क्या किया, परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे एक नई भाषा और नए विचारों से जोड़ दिया, ठीक है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। यानी उन्होंने सिर्फ ईश्वर को प्राप्ति का साधन नहीं बताया, उन्होंने अपनी शायरी को किस में ढाला कि संसार में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उन्होंने लोक जीवन से उन्हें जोड़ दी। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, यानी मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप से मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी तल्ख यानी कड़वी सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, एक आशा, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है, ठीक है। यानी जो लोक व्यवहार उन्होंने देखा उस पर उन्होंने क्या कि कड़वे तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। इसी तरीके से उन्होंने अपनी शायरी को दर बदर अच्छा बनाया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और मुहावरेदारी के लिए विख्यात है, ठीक है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। शेर लिखने से ज़्यादा उनको सुनने में, पढ़ने से ज़्यादा उनको सुनने में मज़ा आता है शेरों को। यानी एक तरह से कहा जाए तो शेर जो बोले जा रहे हैं वो एक तरह से संवाद हैं जो गाकर या गीतात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो शेर का संवाद प्रमुख होता है। शेर में जो क्या होता है वो संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साधकर आम आदमी या जनसाधारण से अपनी बात कही है। उन्होंने जो भी बातें लिखी, अपनी जो भी शायरियाँ लिखी, अपने जो भी विचार रखे, अपनी जो भी रचनाएं की, उन्होंने सामान्य इंसान से कही है, ईश्वर से नहीं बोली है। किसकी तरह? मीर और गालिब की तरह। याद रखिएगा, ये उर्दू शायरी के बहुत फेमस नाम है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाया है इन्होंने। नेचर, ठीक है, भौतिक जगत, जितना भी संसार में व्यवहार उनको नजर आ रहा है उनको अपना शायरी का विषय बनाया है। दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। यानी अगर आप चाहें तो आप कंकड़ में भी शंकर ढूंढ सकते हैं। वही वाली बात है कि इस संसार में आप ढूंढने जाए तो यहाँ पर भी आपको अलौकिकता नजर आ सकती है, ठीक है। फिराक की रुबाई, अब रुबाई क्या होती है? यहाँ पर इनकी जो कविताएं हैं या इनका जो पद्य लिया गया है वो रुबाई के नाम से लिया गया है। रुबाई क्या होता है? एक तरीके का छंद प्रयोग है। उर्दू में एक तरीके का छंद प्रयोग है। रुबाई का मतलब होता है 4 गुना। रुबाई का मतलब होता है 4 गुना। अब जो रुबाई होती है वो 4 पंक्तियों में लिखी जाती है। 4 पंक्तिबद्ध क्या होती है? ये रचना होती है, जिसमें पहला, दूसरा और जो चौथी पंक्ति होती है ये क्या होती है? इसमें समान तुकबंदी होती है। क्या होती है? इनमें समान तुकबंदी होती है। मतलब अंतिम जो शब्द होते हैं वो कुछ हद तक बोलने में या सुनने में समान होते हैं, ठीक है। तो फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की अदलत है। यानी
इन्होंने जो भी वर्णन किया है वो वात्सल्य रस को ध्यान में रखकर किया है, जैसा वात्सल्य रस सूरदास के पदों में हमें मिलता है माता यशोदा और कृष्ण की लीलाओं में। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिले ना ले हो, ये सूरदास के पद हैं। जैसे बिंब, जैसे उदाहरण, आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जन सामान्य हैं, जो एसी के कमरों में नहीं बैठे रहते, छतों पर चटाई बिछाकर सोते हैं, चंदा मामा के नदियाँ किनारे उतरने और कल पे दूध भाव खाने की कल्पना से निहाल है। यानी वो ये सोच सकते हैं कि चंदा मामा नदी के किनारे उतरते हैं, क्योंकि हम चंदा को क्या मानते हैं, मामा, ठीक है। तो आज भी वो बच्चे अपनी छत पर बैठकर एक टक चंद्रमा को देखते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ ये नदी के किनारे उतरते हैं और वहाँ पर ये दूध भात खाते हैं। मतलब वहाँ जो कल्पना है वो चंद्रमा को जीवंत कर देती है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना ही है, ठीक है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने नहीं हो, अर्थात हर बच्चे के पास महंगे खिलौने नहीं हो सकते, तो उन बच्चों के लिए क्या है, चंद्रमा भी एक साक्षात खिलौना है, ठीक है। एक कठिन दौर है, एक कठिन दौर है ये उन माता पिता के बारे में यहाँ पर बात की गई है जिनकी इतनी हैसियत नहीं है, जितनी उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए महंगे खिलौने खरीद सकें। तो घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर लौटकर माँ बाप जो हैं वो अकेले में बहुत रोए कि वो मिट्टी के खिलौने भी नहीं, मतलब मेले में जो क्या था वो अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने गए थे, लेकिन वहाँ मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे। तो ऐसे माँ बाप थे जो अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इस ग्लानि के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ और वो रो पड़ते हैं घर आकर के, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो इनकी कविता ली गई है, जो रुबाइयाँ यहाँ ली गई हैं, उनकी रुबाइयों का मतलब 4 पंक्तियों का पद्य होगा, जिसमें पहला, दूसरा और जो चौथी लाइन है वो समान होती है, तुकबंदी ली होती है। लोका देना यानी झुलाना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमाग जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं, कुछ ऐसे बिंब, कुछ ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए हैं जो हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन से, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। मतलब हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा जिसमें उर्दू का भी उतना ही अच्छे शब्द, उर्दू के शब्दों का भी उतना ही प्रयोग हो जितने हिंदुस्तान के शब्दों का। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी तो चांद है, बच्चा क्या जाने, लेकिन उसके लिए तो वो भी चांद ही है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, मतलब कल्पना में इंसान स्विट्जरलैंड भी पहुंच सकता है। कल्पना कर लो, बस वही वाली रील है कि पत्नी को घुमाना है, पेपर पे लिखा स्विट्जरलैंड, लो भाई इसके चक्कर लगा रहे, घूम लिया, कल्पना कर लो। ऐसी वाली कल्पना नहीं, वास्तविक वाली कल्पना है, ठीक है। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक, बच्चे का चेहरा सबसे सुंदर अपने बच्चे का चेहरा लगता है माँ को, ठीक है। अब कोमल होता है चूंकि छोटा बच्चा होता है। लाने के लिए छठे चौमासे, मतलब उस कोमल मुखड़े पे एक जो हंसी की भाव होता है या खुशी का भाव होता है, उसे लाने के लिए छठे चौमासे यानी कभी कभार 5-6 महीने में भी, पर्व त्योहार पर ही सही, उत्सव के नाम पर ही सही, कुछ नन्ही फरमाइशें पूरी कर दी जाती हैं। पहले होता था दिवाली पे पापा मेरे लिए ये चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, ठीक है। हमारे कोई न्यू ईयर वगैरह नहीं होते थे, हमारे दिवाली, होली, राखी यही होते थे, और ये बड़े त्यौहार होते थे तो इन पर हमें चीज़ें मिलती थी, ठीक है। अच्छा मैं उस दिवाली पे दिला दूंगा, गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, अच्छा दिवाली पे ले आएंगे, ठीक है, ये होता था। तो वो पूरी कर दी जाती थी। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने आते हैं, आपको मालूम है, जो शुगर कोटेड और वो सब बने हुए आते हैं खिलौने, तो वो पहले हम पूजा पाठ में रखा करते थे, आज भी रखते हैं, लेकिन पहले हम उनको खाते थे। वो हमारे लिए एक आनंद का भाव होता था कि इतने खिलौने हैं, इसमें से 2 ये मेरे, ये 2 मेरे, ये 2 मेरे, हम लोग अपनी अपनी अलग अलग वो लाते थे, तो हम उसमें से उनको चूज भी कर लेते थे, ठीक है। राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, और जो राखी में जो राखी जो बांधते थे उसके जो धागे होते थे, सिंपल राखी होती थी, लेकिन वो हमें ऐसा लगता था जानो बिजली के लच्छे हों। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, यहाँ पर रक्षाबंधन की बात की गई है रुबाइयों में। रक्षाबंधन में कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, यानी बादलों की जो घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। जिस तरह से बादलों में बिजली
और बादल और बिजली सब दोनों एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार से भाई और बहन का रिश्ता भी पवित्र है। वो दोनों भी कितने ही अलग हों, कितने ही भिन्न हों, लेकिन वो फिर भी एक साथ रहते हैं, उनके बीच का प्रेम ऐसे ही बना रहता है। ठीक है, तो त्यौहार थे, अपना ही मज़ा था, आज की चीज़ों का अपना मज़ा है। लेकिन आज हम पश्चिमी संस्कृति के चक्कर में अंधाधुंध दौड़ में भाग रहे हैं, जहाँ पर हम फंसते जा रहे हैं, ना कहने का मतलब भी है। ठीक है, चले, तो ये बस कवि परिचय है आपका, ये कवि परिचय यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। ओके, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, पढ़ते रहिए, बहुत इजी है, सिर्फ लोक व्यवहार की बातें की हैं इन्होंने, और रुबाइयों का मतलब मैंने बता दिया, रुबाइयाँ क्या होती हैं उनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। परिचय, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कौन से इनके पुरस्कार हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम आपके साथ बने रहें, आपके साथ चलते रहें, और हमारा जो गाड़ी है वो इसी तरीके से दौड़ती रहे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।